स्टॉक्स में पैसे लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें, कौन है बेहतर? खास तौर पर अभी जब हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार नए हाईज बना रहा है, तो वहीं म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज भी जो है वो नए रिकॉर्ड तय कर रहे हैं। और ऐसे में एक निवेशक जो है उसके मन में ये सवाल उठता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा मुझे ज्यादा रिटर्न देगा, कहाँ मुझे निवेश करना चाहिए। तो अगर ये उलझन आपको भी परेशान कर रही है, तो इस उलझन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोनों के ही स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, लेकिन आपको अपना सिलेक्शन किस क्राइटेरिया में करना चाहिए, इसी पर आज मैं बात करने वाली हूँ। कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय मेरे साथ हैं और आज कोशिश यही होगी कि इस बातचीत के खत्म होते होते हम आपकी मदद कर पाए कि आपके लिए स्टॉक्स बेटर हैं या म्यूचुअल फंड। हाय दीपक, थैंक यू सो मच, आपने मनी लाइन के लिए वक्त निकाला। आई एम श्योर आपके पास भी ये सवाल आता होगा, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होंगे उनकी तरफ से तो बहुत आता होगा। और अब हम जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तादाद में डीमैट अकाउंट बढ़ रहे हैं, जिस तादाद में सिप फोलियोज अब बढ़ रहे हैं, सो ये सवाल आपको कितनी बार पोस्ट किया जाता है और आप इसका क्या जवाब देते हैं? आई एम रियली क्यूरियस टू नो। फर्स्टली थैंक्स प्रियंका आपके शो में बुलाने के लिए। इनफैक्ट जो आजकल जो लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं। एक तो इन्वेस्ट स्टॉक्स में ही करना चाहिए, लेकिन स्टॉक्स में हम डायरेक्टली करें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं को यूज़ करें एज अ व्हीकल। इसमें दो चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको पहली बार पता नहीं होता है कि क्या लिया जाए। फॉर इंस्टेंस मेरा दोस्त कहता है कि ये स्टॉक लो, फिर और एक दोस्त कहता है कि वो स्टॉक लो। एक दो बार आपने ले लिया खुद तो ठीक है, लेकिन आपके पास फिर 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन जाता है। फिर उनको ट्रैक करना पड़ता है कि वो कौन सा स्टॉक, मतलब इस स्टॉक में कोई न्यूज़ आया, उस स्टॉक में कुछ और आया, एक स्टॉक 10% नीचे गिरा है, आज क्या करूं। जब ये इस टाइप का चेंज आ जाता है, फिर लोगों को लगता है कि देखो ये सारा झंझट जो है मैं खुद नहीं लेना चाहता है इसको। क्या हम म्यूचुअल फंड के जरिए लें कि कोई और ये स्टॉक वॉक खरीदे, हम बस म्यूचुअल फंड लेके बैठ जाएं। वो मतलब हमारे को इतनी तकलीफ नहीं होगी कि हर हर रोज 40 या 50 स्टॉक को ट्रैक करें। उनको उनके थ्रू, मतलब म्यूचुअल फंड के मैनेजर, उनके पास टीम होती है, इन्वेस्टमेंट टीम होती है, रिसर्च टीम होती है, तो वो ट्रैक करेंगे और वो अप्रोप्रिएटली बेचेंगे या फिर खरीदेंगे स्टॉक को। इसलिए लोग कभी-कभी म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं कि वो मतलब ज़रा सा उनका ईज़ी हो जाए लाइफ से। दूसरी चीज़ ये भी है कि टैक्सेस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड लें और अगर म्यूचुअल फंड खरीदते और बेचते हैं स्टॉक्स को, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ और आपकी आपकी आपने आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदा है वो आपने नहीं बेचा है। आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर वो म्यूचुअल फंड आज रिलायंस ले लेता है, फिर वो रिलायंस बेचता है, आईटीसी ले लेता है, आईटीसी बेचता है, तो अब आपको कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन आप खुद अगर ये रिलायंस और आईटीसी ले और बेचें, तो आपके जो टैक्स बिल है, आपका जो टैक्स बिल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी प्रॉफिट आप कमाते हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। वो दो चीजें हैं जो मेनली लोग मेन डिफरेंसेस ही हैं। और ओके। छोटी और डिफरेंसेस भी हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड हुआ एक एक्चुअली व्हीकल है किसी चीज में इन्वेस्ट करने का। मैं आपको बताता हूँ कि आज हम सोचते हैं कि सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, बट ये बात नहीं है। अगर आप देखें तो डेट में, फिक्स्ड इनकम में, जैसे कि आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट हुआ, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डाले, आपको मिले 4.5% ऐसे बॉन्ड फंड्स म्यूचुअल फंड्स में हैं जो आप डायरेक्टली ये बॉन्ड्स नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीबन 5 करोड़ का होता है। तो आप बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप उस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो अमेरिका एक तो आसानी है, टैक्स है, डाइवर्सिफिकेशन है, आप केवल इक्विटी में नहीं निवेश करेंगे, आप म्यूचुअल फंड की तरह और भी एसेट्स में जो है आप निवेश कर पाएंगे। वैसे एक बात बताइए दीपक, मैं आपके इस जवाब से तो मैं समझ गई कि आप थोड़े से टिल्टेड हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ, और आपके ट्विटर बायो में भी यही लिखा है, स्टॉक्स आर रिस्की। तो क्या ऐसा ही है कि स्टॉक्स आर रिस्की इसलिए आपको लगता है कि स्टॉक से बेटर म्यूचुअल फंड है? वैसे ये बात बिल्कुल नहीं है, हम दोनों तरफ हैं कि ऐसा है कि करीब दो चीज़ें होती है। जैसे आपकी जो स्पोर्ट्स कार होती है
और नॉर्मल जैसे आपकी मारुति कार, हर आदमी स्पोर्ट्स कार को नहीं चला सकता। वो हाई स्पीड पे बैलेंस करना और फिर उसको मतलब ब्रेक अच्छी तरह से करेक्टली मारना, उसके लिए यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्किल। तो वो जो स्किल अगर आपके पास नहीं है या फिर टाइम और पेशेंस नहीं है, तो आप स्पोर्ट्स कार की तरफ ना जाएं, आप बिल्कुल नॉर्मल कार की तरफ जाएं। सो नॉर्मल कार आप समझ लीजिए म्यूचुअल फंड है, जिसमें आपको मतलब सेफ्टी फीचर्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, और कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर ट्रैक कर रहा है आपके सारे स्टॉक्स को, तो वो हुआ। और अगर आप स्किल है, आपके पास स्किल है, आपके पास टाइम है, आप आपके पास एजुकेशन या फिर आप लर्न करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट कैसा है, तब आप डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ जाएं। हमारे पास, हम कैपिटल माइंड में हमने दोनों तरह के इन्वेस्टर्स देखे हैं। हमारे हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, कि आप खुद समझें, आप खुद ओन करें ऐसे स्टॉक्स को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड पे आपका कोई मतलब कंट्रोल नहीं होता है, आपने कंट्रोल किसी और को दिया होता है, और वो कोई और अगर परफॉर्म नहीं करता है तो नुकसान आपको ही होता है। लेकिन आपके और परिश्रम से अगर आप और चीज और रिटर्न्स ले आना चाहें, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मतलब एक्चुअली इट इज वेरी हेल्पफुल। तो ये बताइए, अभी जिस तरह का हम देख रहे हैं, मतलब अभी पता चल रहा है कि 7 करोड़ डीमैट अकाउंट हमारे देश में जो है धड़ल्ले से खुले हैं, और अब जो हम ये और बाजार जिस तरह से भाग रहे हैं और लोग इसका हिस्सा भी बनना चाह रहे हैं, तो आपको क्या, आप इस ट्रेंड को कैसे रीड कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी डीमैट अकाउंट खोलने चाह रहे हैं? पर दो चीजें हैं। तो अभी आप जैसे देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में तो कोई इंटरेस्ट ज्यादा मिलता नहीं है। रियल एस्टेट और गोल्ड का भी कोई ज्यादा मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बहुत कम हो गए हैं। तो लोग समझते हैं कि देखिए स्टॉक मार्केट में जो है 50% दिया हुआ है, लास्ट 1 साल में 50% बहुत होता है, हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे भी बन जाएंगे। लेकिन इस इस तरह का जो इस तरह की जो सोच है वो काफी डेंजरस है, क्योंकि हर साल मार्केट 50% रिटर्न नहीं देगा। और जो लोग उस हिसाब से आए कि 50% बनाएंगे, 3-4 महीने में 20% बनाएंगे, उनको काफी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। जब ये स्टॉक मार्केट उतना मतलब स्टॉक मार्केट यूजली अगर 12-15% दे लॉन्ग टर्म में, तो साल का वो ठीक है, वो करीबन एक्सपेक्टेड, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अब जब आप 20% मिनिमम रख के जाएं, तो उन लोगों को काफी डिसअपॉइंटमेंट हो। ऐसे टाइम पे लोग बहुत आते हैं, पिछली बार भी होता 2007 में, जब मार्केट ने 3 साल लगातार 30% दिया था, तो उस टाइम पे भी लोग बहुत आए थे कि हम भी बनाएंगे इतने सारे पैसे। लेकिन उनको मैं यही कहूंगा कि अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा मॉडरेट रखिएगा, और किसी के कहने पे कि यहाँ पे 20% आएंगे, यहाँ पे 30% आएंगे, आप बस मत जाइएगा। आप खुद रिसर्च करके आप अपनी पोर्टफोलियो बनाइएगा, और 3 साल मिनिमम आपका आउटलुक होना चाहिए। उससे कम में आपके 10, 20, 50% नहीं बनने वाला। राइट। अच्छा, अब बात और करते हैं जब म्यूचुअल फंड और शेयर्स की, तो ये बताइए क्या दोनों एक पोर्टफोलियो में हो सकता है? यानी एक इन्वेस्टर वो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाले और कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी डाल सकता है, या फिर एक ही जगह आप कहते हैं आपको निवेश करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप दोनों कर सकते हैं, इनफैक्ट दोनों करना चाहिए। क्यों? मैं सच बताऊं कि जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें कोई ज्यादा रिसर्च का कोई एडवांटेज नहीं है कि मैं कहूं कि देखिए भारतीय एयरटेल में मुझे ये पता है, ये जो मुझे पता है सबको पता है, क्योंकि इतने सारे लोग उन कंपनीज को रिसर्च करते हैं कि इसमें कोई मेरी एडवांटेज नहीं है, या आपकी एडवांटेज नहीं है, किसी म्यूचुअल फंड की भी एडवांटेज नहीं है। तो उसके लिए जब आप टैक्स एडवांटेज आपको म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, तो आप उन बड़े वाले स्टॉक्स के लिए म्यूचुअल फंड के पास जाएं, वो बेहतर होगा। लेकिन जो छोटी छोटी सी जो स्टॉक्स हैं, वहां पे म्यूचुअल फंड के पास ना वक्त है रिसर्च करने का, और ना उनका इंक्लिनेशन है, जब वो उनकी तरफ देखते ही नहीं है। वो ऐसा है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास 5,000 करोड़ है, वो एक कंपनी में मिनिमम 50 करोड़ तो डालेगी ही। तो जो कंपनी की मार्केट कैप ही 200 करोड़ हो, वो कहाँ से खरीदेगी म्यूचुअल फंड? तो वो ऐसी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, इनमें म्यूचुअल फंड ज्यादा रिसर्च नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनीज हैं जिसमें आपने रिसर्च किया हो, जो छोटी हैं और शायद बड़ी बन जाए सामने से आगे जाके, तो फिर आप उनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करें।
या फिर आप ऐसे कोई आपको ऐसी कोई आपके रिसर्च से ऐसे कोई न्यूज़ निकले या फिर व्यूज़ निकले कि आपको पता है कि ये कंपनी अच्छी करेगी, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा म्यूचुअल फंड अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आप उन कंपनीज़ को डायरेक्टली ले सकते हैं। ऐसे करीबन काफ़ी जो नए आईपीओज़ जो आए हैं, काफ़ी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में नहीं है, क्योंकि वो वेट करते हैं कि अच्छा 6 महीने हो जाने दीजिए या फिर 1 साल हो जाने दीजिए, फिर हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये स्टॉक एक्साइटिंग है और इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, तो वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में खुद ले सकते हैं। सो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में स्टॉक वाले, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स लें, फिर अपने म्यूचुअल फंड करें। फिर अगर आपको इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करना है, बाहर नॉन इंडिया स्टॉक्स में करना है, तो अगर आप डायरेक्टली जाएं, वो काफ़ी कम्बरसम है और काफ़ी कॉस्टली भी है, क्योंकि हज़ारों रुपए लग जाते हैं जस्ट कॉस्ट में, जहाँ पे आप ट्रांसफर करें। या इंडिया में ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो यूएस वाली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड ले लें, आपको फिर और कोई कॉस्ट नहीं रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, आई थिंक इसके लिए आप मिक्स कर सकते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। और दीपक, अगर मैं कहूँ कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड को जब हम सामने रखेंगे, तो क्या इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट में से कोई एक ऐसा है जिसको एज मिला हुआ है दूसरे से? दोनों में से कोई एक है जिसको आप थोड़ा सा ऊपर देखते हैं और दूसरे को थोड़ा सा नीचे देखते हैं, या दोनों के अपने फायदे और नुकसान देखते हैं? एक्चुअली दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं प्रियंका। इनफैक्ट आप देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को भी बीट किया होगा काफी, यू नो। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि सेबी ने जो म्यूचुअल फंड के रूल्स बनाए हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि देखिए, ऐसा वाला म्यूचुअल फंड सिर्फ ये काम कर सकता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकता है। उन्होंने अपने 100 रुपए में से 80 रुपए उन्होंने सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में डालनी है। तो अगर उस मैनेजर ने कोई अच्छी स्टॉक चूज भी की जो टॉप 100 में नहीं है, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहेगा वैसे कंपनी में। सो उनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हर म्यूचुअल फंड का एक तरीका होता है। लार्ज कैप हुआ, लार्ज एंड मिड कैप हुआ, मिड एंड स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन उन सब में रिस्ट्रिक्शंस हैं। और म्यूचुअल फंड में ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि एक स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम 10%। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये आपके पास तो नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में आप 20% एक स्टॉक ले सकते हैं, अगर आपके पास आपको कॉन्फिडेंस हो किसी स्टॉक में। सो यहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शंस म्यूचुअल फंड में है, वो आपके नहीं है। आप उनको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन कभी आप देखें तो इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे मैंने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, उसमें फिर इनकम टैक्स मुझे देना पड़ेगा। ये चीज म्यूचुअल फंड में नहीं है। जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप म्यूचुअल फंड के जरिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, यूएस स्टॉक्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसी चीजें जहां पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में आपको मतलब एक दिक्कत हो या फिर कॉस्ट ज्यादा हो, उसमें आप म्यूचुअल फंड का यूज कर सकते हो। तो हर दोनों के मतलब फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। और जहाँ पे एक का नुकसान है आप दूसरा यूज करें, आप जहाँ पे दूसरे का नुकसान है वो पहला यूज करें। तो यानी ये कॉम्बिनेशन के जरिए आप दोनों में निवेश कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, आप उसे कहेंगे कि ये वो कॉम्बिनेशन ले, या फिर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जिसको अभी समझना ही है इक्विटी को, वो धीरे धीरे अगर कदम रखना चाहता है, तो म्यूचुअल फंड एक उसको अच्छा फर्स्ट गियर में शुरुआत दे सकते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट आप देखें तो अगर आप स्टॉक मार्केट में भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। ऐसी चीजें हैं जिसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, लेकिन उनका एक स्टॉक का कोड होता है जो आप स्टॉक मार्केट में ही ले सकते हैं। आप उनको यूज करके आपका लाइक इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कोई होगा निफ्टी ईटीएफ या सेंसेक्स ईटीएफ, इसमें जो निफ्टी की सारी 50 कंपनीज हैं, उनके थोड़े से मतलब उस रेशियो में, निफ्टी के रेशियो में वो ईटीएफ खरीदते हैं। आप उस ईटीएफ को आई थिंक मिनिमम 100 रुपए का है, फिर 1000 रुपए का है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करें। देखिए, हम टॉप 50 कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे पहले, और फिर आगे जाके जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ता जाता है, हमें पता लगता जाता है कि दूसरे और कंपनीज हैं, हम उन कंपनीज को डायरेक्टली ले लें। और जो टॉप 50 कंपनीज हैं जिसका ईटीएफ है, हम डायरेक्टली उनमें एक इन्वेस्टमेंट बनाए रखें
और बाकी जो हमें स्टॉक्स डायरेक्टली लेनी है वो अलग से रखें। ये भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और डीमैट अकाउंट के काफी कॉस्ट है, 400 रुपए 300-400 रुपए साल के वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, सो इट इज नॉट वेरी अफोर्डेबल एट द लोअर इनकम क्लास ऑल्सो। इफ यू आर न्यू टू इन्वेस्टिंग और आपके पास बहुत मतलब लिमिटेड पैसे हो, आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो आप पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका कॉस्ट बिल्कुल बहुत कम है। एंड जैसे आपकी पोर्टफोलियो बढ़ती जाती है, जहाँ 50,000 60,000 1 लाख तक आपने अपने फंड्स बना लिए हों, तो फिर उसके बाद आप डायरेक्टली स्टॉक एंड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इट डज नॉट नीड टू बी कि दोनों एक ही टाइम पे आपको स्टार्ट करना। राइट, थोड़ी सी आप समझ हासिल कर लें कि कैसे ये काम करता है और फिर आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपने अभी टच किया दीपक, तो मुझे बताइए दोनों में कॉस्ट में क्या फर्क होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो आपसे वो कंपनी लेगी जिससे आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, तो वो मेरे लिए कितना खर्चीला होगा, और साथ में अगर मैं डीमैट खोलूंगी तो कितना खर्च लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है दोनों की? तो दोनों की कॉस्ट अलग होती है और आजकल कॉस्ट भी काफी चेंज हुए हैं। 5 साल पहले अगर आप ये क्वेश्चन पूछते तो कॉस्ट कुछ और होते हैं और आज बहुत कम है इन कंपैरिजन। तो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स हैं करीबन 1 से 2% आपकी पोर्टफोलियो की, तो आपने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, करीबन 100 से 200 रुपए आपके वो इन्वेस्टमेंट फीस में ले लेते हैं। लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स होता है, क्योंकि आपसे वो कोई और इनवॉइस या फिर आप कोई और बिल नहीं करेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट के में से ही वो 1 या 2% पर ईयर दे विल टेक आउट। और ये 1 और 2% में काफी डिफरेंस इसलिए होता है कि आप अगर रेगुलर फंड्स लें तो यूजुअली जैसे कोई एजेंट या कमीशन या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए तो वो 2% लेते हैं वो यूजुअली वो फंड्स, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लें तो यूजुअली 1% के करीब होता है इन्वेस्टमेंट। और अगर आप ये इंडेक्स फंड ले, जिससे मैंने ETFs के बारे में बोला था, वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो करीबन 0.1-0.2% के करीब है। तो रेंज डिपेंड करता है एक्सपेंस रेशियो की, किस तरह का फंड आप ले रहे हैं। आप अगर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, और आपने डीमैट अकाउंट अगर खोला हुआ है तो उसका एक एनुअल कॉस्ट है और फिर एक स्टार्टिंग फी है। दूसरा, जब आप खुद स्टॉक्स खरीदते हो तो उसमें एक ब्रोकरेज का भी चार्ज लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन विच ब्रोकर। जैसे आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, म्यूचुअल फंड के हाउसेस हैं जैसे आदित्य बिरला या फिर निपॉन या फिर ICICI, ऐसे AMCs हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा बहुत कम एक स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट लगता है आपको जब आप लेते हैं। बट आप इफ यू गो टू ब्रोकरेज, यहाँ पे और अलग नाम, यहाँ पे ICICI भी है पर ऐसे और नाम है, जैसे जीरोधा हो गया, फिर ग्रो हो गया, फिर एंजल ब्रोकिंग हो गया। उनकी हर ब्रोकर का अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। आजकल ऐसा हुआ है कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदे तो कुछ ब्रोकर्स आपको चार्ज करते ही नहीं, बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज बना के उन्होंने प्लान्स बनाई है। काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पे आपको सिर्फ जब आप सेल करते हो, जब आप स्टॉक्स को बेचते हो, तो आपको 25 रुपए या 15 रुपए या 25 रुपए पर स्टॉक आपका चार्ज लग जाता है। तो ये जो चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, दोनों में अलग है। जैसे मैंने कहा, टैक्सेस भी अलग है। म्यूचुअल फंड में टैक्सेस, जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हो तभी आपका टैक्स लगता है। यहाँ स्टॉक्स में जब आप बेचते हो तो स्टॉक्स में जितना आपने बेचा उसका टैक्स आपको अलग से इनकम टैक्स फाइल करना होता है। बट कॉस्ट्स आप डायरेक्टली स्टॉक्स में करेंगे, कभी स्टॉक्स का कॉस्ट चेंज हो जाता है और रादर बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस के जो फीस हैं या फिर ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो कभी स्टैटिक नहीं रहती है, कभी कभी बढ़ती भी है, कभी कभी कम होती है। जैसे अभी गवर्नमेंट 0.1% सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पे आपको चार्ज करती है। तो जैसे आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, 0.1% कम्स टू अबाउट 100 रुपीज। तो 100 रुपए आप गवर्नमेंट को देंगे जब भी आप 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदेंगे। तो ये जो STT का रेट है, ये हर बजट में वो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। और कभी कभी एक जमाना होता था कि इट यूज्ड टू बी लिटिल बिट हायर देन दिस, 0.125%। कॉस्ट का जो मैं आज बता रहा हूँ वो शायद कल वैलिड नहीं होगा।
राइट। सो कुछ कॉस्ट टैक्सेस देखिए आप कैसे हैं, लेकिन ये क्लोजिंग में मैं ये पूछना चाहती थी वह क्या एक इंसान कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जब बाजार ऊपर नीचे जाता है तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन की भी जरूरत पड़ती है। अभी तो खैर ऊपर ही जा रहा है। अभी तो बिल्कुल, इनफैक्ट लास्ट अबाउट 365 डेज में अगर आप देखें, स्टॉक मार्केट एक ही डायरेक्शन में गया हुआ है। और कभी भी अगर मार्केट थोड़ा गिरता भी है, लोग उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके खरीदते हैं, तो 10 दिन बाद वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। बट ये हमेशा नहीं होता। तो कैरेक्टर इस तरह से बनता है कि जब मार्केट जब गिरता है तभी पता चलता है कि लोगों का कैरेक्टर क्या है। जो लोग अभी आप शायद सुनेंगे कि नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 5 साल के लिए हूँ, वही पर्सन जो मार्केट अगर 20% गिरती है तो कहते हैं नहीं मैंने सब बेच दिया, ये स्टॉक मार्केट मेरी बस की बात नहीं है। तो ये जो चीज, जो सेंटिमेंट है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एपेटाइट नहीं है कि इतना सारा पैसा आप सिर्फ इक्विटी में डालें, तो आप थोड़ा सा बैलेंस कर लें, थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट में अलग से रख लें, थोड़ा सा स्टॉक्स में रख लें, ताकि आपको फिर इतनी तकलीफ ना हो। लेकिन एक चीज बिल्कुल जरूरी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को रोज खोल करके देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, तो आपको महसूस ज्यादा होगा कि जब मार्केट गिरेगा। जो जरूर खुश ज्यादा होंगे जब मार्केट उठता है, लेकिन जो दर्द आपको महसूस होता है जब मार्केट गिरता है, वो दर्द बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द खुशी यू गेट when the market goes up. रोज जा के देखना नहीं है। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं that don't watch the markets very closely. बिल्कुल, इनफैक्ट जब आप ये इमोशन मैं भी 20 साल में मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कि ये किस तरह से, मतलब इमोशंस आपको मतलब घेरे में ले लेती हैं कि मार्केट गिर रहा है, कहते हैं नहीं सब कुछ बेच दो, बस घर पे रहो। ये चीजें एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के साथ भी होती है। तो आपको बस एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो याद रखते हैं कि हम पिछली बार हमने जब ऐसा फील किया था तब मार्केट वहां से कितना ऊपर है, वही बस याद आता है, और कुछ नहीं। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि मार्केट जो है मार्केट ने बहुत लोगों को खुश किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप बस उस खुशी को एक्सट्रापोलेट ना करें कि हर साल ऐसे ही खुशी देगी। कभी खुशी कभी गम उसके लिए तैयार रहना है। ओके, ग्रेट टॉकिंग टू यू दीपक, थैंक यू सो मच। तो दीपक के शब्दों में कभी खुशी भी अभी जब बाजार में मिल रही है तो याद रखिए कि गम भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से निवेश कीजिए, निवेश नहीं रोके। मुझे पता है अभी इक्विटी की तरफ सब देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि दीपक से बातचीत में भी हम समझ रहे हैं और हम भी आसपास देख रहे हैं कि फिलहाल जितने भी और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उसके सामने इक्विटी बाजार ज्यादा चमक रहे हैं, सब फीके पड़े हैं। निवेश कीजिए, समझ कर कीजिए और अपने रिस्क को देख कर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग बातचीत हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय।